नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि रात के ठीक 8 बज चुके हैं, यानी वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के उस मुद्दे का जिसकी गूंज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। आज बात होगी मिशन 2027 की और उस ब्रह्मास्त्र की जिसे योगी सरकार ने चुनावी रणभूमि में उतार दिया है। इसे नाम दिया गया है SSS फॉर्मूला, यानी सरकार, संगठन और संघ। कहते हैं कि यूपी की राजनीति में जब ये तीनों पहिए एक साथ घूमते हैं तो विरोधियों के लिए रास्ता बंद हो जाता है। लेकिन क्या 2027 की राह इतनी आसान है? एक तरफ सपा का पीटीए दाव है, दूसरी तरफ यूजीसी और जातीय उबाल की चुनौतियां। ऐसे में सीएम योगी ने खुद कमान संभाली है। अवध से लेकर काशी और गोरखपुर तक बैठकों का दौर जारी है। आज गाजियाबाद में मंथन था तो कल कानपुर और आगरा की बारी होगी। लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नाराज कार्यकर्ताओं को मनाना है, बूथ स्तर पर संपर्क बढ़ाना है और हिंदुत्व के एजेंडे को राष्ट्रवाद की नई धार देना है। तो सवाल है कि क्या SSS की ये त्रिमूर्ति सपा के बढ़ते साइकिल के पहिए को रोक पाएगी? नाराज कार्यकर्ताओं और छात्रों के गुस्से का इलाज क्या इस फॉर्मूले में छिपा है? और क्या 2027 की लड़ाई जातीय जनगणना बनाम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर आकर टिक गई है? बहस की शुरुआत आज हमारे साथ दिग्गजों का एक पैनल भी मौजूद रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या समन्वय बैठकें सिर्फ औपचारिक है या फिर 2027 की हैट्रिक के लिए बिछाई गई वो बिसात है जिसका जवाब विपक्ष के पास फिलहाल नहीं है। इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी बहस। योगी का SSS क्या बिगाड़ेगा विपक्ष का खेल? लेकिन इससे पहले कुछ बयान भी हैं जो आपको हम पहले सुनवाते हैं। चुनाव जब आते हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, लोकतांत्रिक संगठन सब सक्रिय होकर लगते हैं, क्योंकि देश में शासन देना है, प्रदेश में शासन देना है, जनता की सेवा करनी है और जनता को लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। तो निश्चित रूप से जनता के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष नहीं, संघर्ष सेवा के जरिए किया जाएगा और इसमें भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या सरकार का कोई भी या कोई भी, इस सभी देश को बनाने में, जनता को लाभ पहुंचाने में, जनता को भला करने में और एक सुशासन देने में दिन रात जुटे रहते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में जब चुनाव हों तो भारतीय जनता पार्टी का ये फार्मूला सबका साथ सबका कारगर सिद्ध होगा। उत्तर प्रदेश की जनता वो परिवर्तन के लिए तैयार है। वो आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के पीडीए नारे की तरफ बहुत आस और उम्मीद से देख रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है। वो भाजपा के किसी बहकावे में, किसी नारे में आने वाली नहीं है। भाजपा में जो अंदरूनी उठापटक है, अंदरूनी घमासान है, अंदरूनी असंतोष है, कार्यकर्ता कुछ और कह रहा है, सरकार कुछ और कह रही है, आरएसएस कुछ और कह रही है। Do you find yourself saying, my marketing agency just doesn't know my business? We've heard it before, and well, we're different. At Kinetic 319, we specialize in strategy, planning, buying, and analyzing paid media campaigns for businesses across the globe, while seeking to know your business better than any other agency team. With over 20 years of experience, what is our #1 KPI? Your business's success. Join us at kinetic319.com and get moving today. महिलाओं को क्या जवाब देंगे कि हम आपकी सुरक्षा नहीं कर पाए? एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध घटने के बजाय बढ़ गए हैं। आप दलितों से क्या कहेंगे कि जो सामाजिक अपराध खत्म से हो गए थे वो फिर वापस शुरू हो गए? आप किसानों को क्या जवाब देंगे कि हर बार जब बुआई का सीजन आता है तो खाद ब्लैक में मिलती है और खाद लेने के लिए उन्हें पुलिस की लाठियां सहनी पड़ती हैं? तो आपके पास इस प्रदेश के लिए कोई रोड मैप नहीं है, कोई विजन नहीं है। मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जब मंच पर खड़े होते हैं तो सिर्फ नफरती एजेंडा फैलाते हैं और उसी नफरती एजेंडे को फैलाकर हिंदू मुसलमान कर वो वोट पाना चाहते हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अब कुछ बड़े सवाल भी हैं इस बड़ी बहस के जो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। क्या संगठन का मेल बिगाड़ेगा सपा का खेल? क्या 2027 की राह इतनी आसान है? चाहे बीजेपी या फिर समाजवादी पार्टी, SSS का तालमेल 27 में बीजेपी को फिर सत्ता दिलाएगी। यूपी की राजनीति में इस बार क्या कुछ नया होने वाला है? क्या कुछ बड़ा होने वाला है या पिछले बार के तमाम चुनावों से कुछ बहुत अलग और हटके होने वाला है? योगी का SSS हैट्रिक फॉर्मूला सपा का खेल बिगाड़ेगा? तो ये कुछ बड़े सवाल हैं और इसके इर्द गिर्द होगी हमारी आज की चर्चा। मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा।
तो चलिए अब एक एक करके मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, अतुल गहलोत जी, प्रवक्ता बीजेपी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल जी बहुत स्वागत आपका। अशोक तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। अशोक तिवारी जी बहुत स्वागत आपका। उज्जवल पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से। उज्जवल जी आपका भी बहुत स्वागत है। और शैलेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे। शैलेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। मेहमानों का रुख करूंगी, लेकिन उसके पहले एक सवाल मेरे सहयोगी केएन पांडे से हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़े हैं। केएन पांडे, ये जो SSS वाला फॉर्मूला आप देख रहे हैं, क्या ये बीजेपी को मजबूती दिलाएगा या समाजवादी पार्टी का जो पहिया इस वक्त चल रहा है, साइकिल का जो पहिया है, उसे थाम पाएगा, उसे रोक पाएगा? क्या लग रहा है इस वक्त, क्या चुनावी गलियारों में हलचल मची है? जी पूर्वा जी, ये SSS का जो फार्मूला है ये बीजेपी और पहले से ही ऑप्ट करती रही, क्योंकि जो सरकार उत्तर प्रदेश में आज योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विराजमान है वो SSS का ही कमाल है। पहली बार इस जो है फार्मूले को नहीं ऑप्ट कर रही बीजेपी, क्योंकि सरकार, संगठन और संघ ये तीनों एक तरीके से कहा जाए एक धुरी हैं। जो इसका बेस है सरकार का वो संगठन है और जो है वो संघ है। तो उसी के आधार पे ये इनकी जो नियमित बैठकें हैं वो समय अंतराल पे होती रहती है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 28 फरवरी से लेकर के आगे आने वाले 7 मार्च तक की इसकी फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ गई है। तो इसीलिए तमाम सवाल जो है वो उठ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि इतनी फ्रीक्वेंसी से ये जो है बैठकें हो रही हैं। इसके पहले आपने देखा होगा 28 तारीख को मोहन भागवत जी राजधानी लखनऊ में आए थे, तो उन्होंने अवध क्षेत्र की बैठक की थी। और 1 मार्च को गोरखपुर में बैठक होती है, फिर काशी में 2 मार्च को बैठक होती है, और आज जो है वो गाजियाबाद में बैठक थी, कल कानपुर में होनी है, और 7 तारीख को ब्रज क्षेत्र की बैठक जो है वो आगरा में होनी है। तो कुल मिलाकर के ये जो बैठकों का दौर चला है वो ये काफ़ी इसकी आवृत्ति काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, इसीलिए थोड़ा गामा-गामी बढ़ी है। लेकिन ये पहला ऐसा अवसर नहीं है कि सरकार, संगठन या संघ जो है पहली बार इस तरीके का जो बैठकें कराई। इनकी कोऑर्डिनेशन बैठकें लगातार होती रहती, समय अंतराल पे होती रहती, लेकिन इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा इसमें बढ़ी है बीते अगर 1 हफ्ते की बात की जाए तो। इसके लिए सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो काम कर रही, शायद यही वजह है कि उसकी रिपीटिशन हुई। 17 में तो वो जीती थी, 22 में दोबारा जीती है, और उसके बाद वो अपने एक तरीके से योगी सरकार अपनी हैट्रिक लगाने की पूरी कोशिश करेगी। उसी हैट्रिक को लगाने के लिए जो तमाम फार्मूले ऑप्ट किए जा रहे हैं उसमें मंथन होता है इन बैठकों में, उसमें संघ के लोग भी जुटते हैं, उसमें संगठन के लोग भी जुटते हैं, और सरकार की तरफ से जो है सीएम योगी आदित्यनाथ भी होते हैं इस बैठकों में, लगातार वो बैठक का हिस्सा बन रहे हैं। आज भी वो गाजियाबाद में थे जैसा कि बताया जा रहा है, और वो कानपुर में जो बैठक होनी है और ब्रज क्षेत्र में होनी है वहाँ पे भी वो सम्मिलित होने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर के माना जाए कि मिशन 2027 को लेकर के ये बैठक थोड़ा महत्वपूर्ण ज़्यादा हो जाती है, और उसकी वजह ये है कि जो अभी बीते समय जो है वो कुंभ में देखा गया कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी के बटुकों के साथ जो पुलिस में थोड़ा झड़प हुई थी, उनके साथ एक तरीके से दुर्व्यवहार वाली स्थिति पैदा हुई थी। ऊपर से यूजीसी ने जो है वो एक तरीके से अपने उसमें फार्मूले में थोड़ा परिवर्तन किया था, उसमें जो कुछ चीज़ें गड़बड़ की हुई थी उसको लेकर के एक तबके के लोग जो है उबाल खा गए थे। उन्होंने जो है तमाम धरना प्रदर्शन किया था, राजधानी दिल्ली से लेकर के लखनऊ में और तमाम देश के अलग अलग कोनों में भी धरना प्रदर्शन हुआ था। तो कुल मिलाकर जो चीज़ें गड़बड़ाई हैं उसको शुद्ध करने के लिए, उसको ट्रैक पे लाने के लिए पांडे, जो चीजें बिल्कुल जो चीजें गड़बड़ाई हैं उनको ठीक करना भी इस वक्त बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। नाराज कार्यकर्ताओं को एक साथ लाना है, एक मंच पे लाना है, ये भी बहुत जरूरी है। मैं लौटूंगी आपके पास शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि यूपी की राजनीति को आप बहुत लंबे वक्त से देख रहे हैं, बहुत स्पष्ट तौर पर यह पहली बार नजर आ रहा है कि संगठन, सरकार और संघ एक साथ मिलकर काम कर रही है। ये जो कोऑर्डिनेशन आप देख रहे हैं ये बीजेपी को मजबूती देगा। बीजेपी की जो तमाम स्ट्रैटेजी पिछले के कई चुनावों में आपने जो देखी है, क्या उससे हटके इस बार आप कुछ देख पा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसका पूरा सृजन, संरक्षण और उसको समर्थन, शक्ति, ये सब आरएसएस के द्वारा ही दिया जाता है, संघ के द्वारा। लेकिन कई मौकों पर, कई मंचों पर बीजेपी ने इसे नकारा भी है। तो वो सब इंटरनल, जहाँ पे भीड़ ज्यादा होती है तो वहां पर आपस में चलने लगती है, अरे इससे अच्छा तो हम कर लेते, इनसे अच्छा तो हम कर लेते, सिर्फ उतने तक की बात आती है। और ये स्वाभाविक है, इसको ये डेमोक्रेसी में हमेशा ग्रुप जब एक सीमा से ज्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर उसको संभालने के लिए भी बहुत बड़े बड़े मतलब सेंटर क्रिएट करने पड़ते हैं, या आपस में उनको इंगेज रखा जाता है ताकि उनके गुस्से
जैसे इस समय पूरी दुनिया में गर्मी निकल रही है ना जी सबकी, जी। हर देश की, उसी तरह कुछ गर्मी निकल जाए। जिनको ये मुगालता हो गया है कि हमारी वजह से पार्टी जीत रही है, जिनको मुगालता हो गया हम ही सरकार चला रहे हैं, जिनको मुगालता हो रहा है कि हम न होते तो सरकार जो है और संगठन सब फेल हो जाता, वो सब हो जाता है, जज्बात आ जाते हैं, लोग चढ़ाए रहते हैं, उसको निकालने का भी एक अवसर दिया जाता है। कुछ तो स्वतः स्फूर्त होते हैं, कुछ जानबूझ करके उनको बिल्कुल वो नर्सरिंग की जाती है, साथ में कटिंग भी की जाती है। सब सोची समझी रणनीति तहत होता है, उसी में गाड़ी चलती रहती है। जी। इतने साल हो गए लगातार सत्ता में रहते हुए, सबको तो सत्ता में शामिल नहीं किया सकता, लेकिन जो व्यक्ति झंडा उठाता है वही चाहता है कि हमको भी कोई पद मिल जाए। जो उसके साथ में चलता वो भी चाहता है पद मिल जाए। जिसने कभी एक बार सड़क पे खड़े होकर हाथ हिला दिया वो भी चाहता है तो हमको भी कुछ मिल जाए। संभव नहीं है। ये भी एक प्रोफेशन है एक तरह से। जी बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र जी। लोगों को बिल्कुल सर, मैं समझ रही हूँ उन चीजों को कि अगर ताकत मिल भी रही है, क्योंकि कई मौकों पर हमने देखा, आपने भी सही कहा कि कई बार उन चीजों को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ताकत मिल रही है। अतुल गहलोत जी, ट्रिपल एस का ये फॉर्मूला, सरकार, संगठन और संघ का जो ये फॉर्मूला है, क्या ये वही मॉडल है जिससे आने वाले चुनाव में बीजेपी को ताकत मिलेगी? क्योंकि कमान अब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल ली है, संघ भी पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है, लगातार बैठकें अभी होने वाली है, ये चीजें क्या दर्शा रही हैं? अपूर्वा जी, ये जो ट्रिपल एस का जो मामला है, ये सरकार हमारी नियमित बैठक चलती रहती है, कोई ये नई बैठक नहीं है। चुनाव की तैयारी के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग 24 घंटे तैयार रहने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। 24 घंटे हमारे कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। हमारा बूथ लेवल, पन्ना प्रमुख, सभी लोग हमेशा तैयार रहते हैं चुनाव के लिए अपूर्वा जी। और रहा सरकार, संगठन, संघ का विषय, तो ये नियमित बैठक चलती रहती है, ये कोई नई बैठक नहीं हो रही है। इससे अपने कार्यकर्ता अपनी जो आगे की जो रूपरेखा है उसको विस्तृत कर और आगामी हम क्या क्या वर्क कर सकते हैं, तो इस प्रकार से बैठकें नियमित रूप से चलती रहती हैं। और रही 2027 का विषय अपूर्वा जी, 2027 में स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इतने अच्छे कार्य किए हैं। जनता ने 17 में मौका दिया, 22 में मौका दिया, फिर जनता मौका देने जा रही है। उत्तर प्रदेश में अपूर्वा जी, हम लोगों ने पहले उत्तर प्रदेश में जंगल राज हुआ करता था, हमने माफिया राज को खत्म करने का काम किया, भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो महिला असुरक्षित थी उनको सुरक्षा देने का काम किया हम लोगों ने। जो व्यापारी असुरक्षित महसूस करते थे हमने उनको सुरक्षित करने का काम किया। अपूर्वा जी, हमने ढेरों काम किए हैं, यहाँ ढेरों हाईवे बनाने का काम किया है। आप जेवर एयरपोर्ट देख लीजिए, कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं। पहले जनता का विश्वास यहाँ से हट गया था व्यापारियों का, उत्तर प्रदेश से पलायन कर चुके थे अपूर्वा जी, क्योंकि यहाँ की स्थिति इतनी दयनीय थी। रात दिन माफिया राज, गुंडा राज पुरानी सरकारों में चलता था, व्यापारी त्रस्त थे, व्यापारी पलायन कर चुके थे यहाँ से अपूर्वा जी। आज उनको सुरक्षित माहौल यदि किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। आपने देखा भी, हमारे मुख्यमंत्री जी जापान, सिंगापुर के दौरे पर गए, कितने लाखों करोड़ का निवेश के प्रस्ताव आए हैं। तो यही कारण है अपूर्वा जी, लोग विश्वास कर रहे हैं, लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बदली है और उत्तर प्रदेश में जो अवसर है वो बहुत अधिक अवसर है। तो इस चक्कर में अपूर्वा जी, और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो पुरानी जो सरकारें थी उनसे उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त है। अतुल जी, मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो ये बैठकें हो रही हैं या फिर हम इन्वॉल्वमेंट इस वक्त संघ का देख रहे हैं, या जो ये ट्रिपल एस का फॉर्मूला है, ये कुछ नया नहीं है, सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले हम तस्वीरों में देखते चले आए हैं, पहले के चुनावों में हम देखते चले आए हैं, कुछ भी नया इस बार नहीं है। ठीक है, उज्जवल पाठक जी, आपके पास में आती हूँ, क्योंकि बीजेपी के पास भी कई फॉर्मूले हैं, स्ट्रैटेजी है, समाजवादी पार्टी के पास भी स्ट्रैटेजी है, उनका पीडीए वाला फॉर्मूला है जो 2024 के चुनाव में हमने देखा कि कारगर साबित हुआ। अब उसी को आगे कैरी ऑन करते हुए समाजवादी पार्टी नजर आ रही है, लेकिन
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की अगर हम सोलो परफॉर्मेंस की बात करें तो वो लगातार गिर रही है, लगातार कमजोर होती चली जा रही है। क्या स्ट्रैटेजी है, क्या फॉर्मूला है, किस तरह से आप एक निर्णायक भूमिका में उत्तर प्रदेश में आ पाएंगे 2027 को लेकर, क्या तैयारी है? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति और अन्य राज्यों की राजनीति में अंतर है। उत्तर प्रदेश में हो या पूरे देश में हो, कांग्रेस पार्टी धर्म जाति से परे अपने मुद्दों पर अडिग है। कांग्रेस पार्टी ना तो कभी धर्म की बात करती है, ना जाति की बात करती है, और सभी धर्मों की बात करती है, मुद्दों की बात करती है। अभी देखिए, हम इन्हीं मुद्दों पर भाजपा को घेरेंगे और जनता के बीच पर जाएंगे। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि महिला सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, माफिया राज नहीं है, निवेश आ रहा है। अभी महिला सुरक्षा के मामले में एनसीआरबी रिपोर्ट आई, उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराध में पूरे भारत का नेतृत्व कर रहा है। तो इस प्रकार की असफलता और इसके साथ साथ माफिया राज आज के अपने नए माफिया, अगर यदि पुराने माफिया खत्म हुए हैं, जो योगी जी से व्यक्तिगत दुश्मनी रखते थे, वो यदि खत्म हुए हैं, तो योगी जी के अपने व्यक्तिगत और निजी माफिया तैयार भी तो हुए हैं। आप पूर्वांचल में देख लीजिए किस प्रकार एक सजाती लोग माफियागिरी चला रहे हैं, और विशेषकर ब्राह्मणों को लक्षित तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, शंकराचार्यों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदू धर्म संस्कृति का अपमान किया जा रहा है। तो इन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी अडिग है, और कांग्रेस पार्टी सतत रूप से सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए भी अडिग है। अभी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी शंकराचार्य जी से मिलने गए, उन्होंने उनके तो वो बांटा और उनके साथ खड़े रहने की पूरा विश्वास जताया उनके ऊपर। दूसरी चीज कि आपने प्रश्न पूछा कि कांग्रेस का परफॉर्म सतत रूप से गिरता जा रहा है। आप ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हमारे प्रदेश अध्यक्ष 2014 में कितना वोट पाए थे? 19 में नरेंद्र मोदी जी कितने वोट से जीते थे? और 2014 में नरेंद्र मोदी जी हारते हारते बचे। तो परफॉर्मेंस तो बढ़ रहा है। हमारे 2 सांसद थे 2019 में, आज 7 सांसद हैं। तो आप देखिए, धीरे धीरे परफॉर्मेंस बढ़ रहा है। और इंडिया गठबंधन आज कोई भी पार्टी सोलो परफॉर्मेंस की स्थिति में नहीं है, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो। केंद्र में भी भाजपा सरकार बैसाखी में चल रही है। सोलो परफॉर्मेंस में तो आज यदि बात करेंगे आप, तो नरेंद्र मोदी जी आज प्रधानमंत्री नहीं होते। तो आप गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हो गया है। साझा विचारधारा, साझा मुद्दा, और जो साझा जनता के हितों की बात करते हैं, दलित पिछड़ों के उत्थान की बात करते हैं, सवर्णों के सम्मान की बात करते हैं, वो आपस में मिलकर के भाजपा को करारी हार का सामना कराएंगे। इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से अडिग है। अभी देखिए, भाजपा प्रवक्ता हंस रहे हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश पूर्णतः दयनीय स्थिति में जा चुका है। हमारे बुंदेलखंड में आज तक जो कांग्रेस पार्टी के समय कुछ फैक्ट्रियां लगी थी, उसके बाद कोई फैक्ट्री लगी है। हमारे बुंदेलखंड का व्यक्ति, पूर्वांचल का व्यक्ति दिल्ली, सूरत, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश कमाने के लिए जा रहा है। इन्होंने इनको विकास के नाम पर मात्र मंदिर मस्जिद का झगड़ा दिया है। तो आज यहाँ स्थिति दयनीय है, और इसी का परिणाम रहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को 2024 में करारी हार का सामना करना पड़ा। अयोध्या की जनता ने इनको पूर्णतया नकार दिया। जहां जहां जनता का भगवान राम से संबंध था, व्यक्तिगत रूप से भगवान राम जहां जहां जुड़े थे, चाहे वो प्रयागराज हो, चित्रकूट हो। प्रयागराज में हमारे कांग्रेस पार्टी के सांसद भारी मतों से विजयी हुए, चित्रकूट में सपा के सांसद विजयी हुए, अयोध्या में सपा के सांसद विजयी हुए। अब आप ठीक है, ठीक है। अब देखिए, जो जितने पॉइंट्स आपने बताए कि बीजेपी ने ये चीजें नहीं की या कांग्रेस ने ये चीजें की हैं, सबसे मेन मुद्दा तो यही है कि अगर कांग्रेस अपने पॉइंट को इतनी मजबूती तरीके से रख पा रही है जनता के सामने, तो फिर कांग्रेस वापसी क्यों नहीं कर पा रही है? पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है कि अब आप कह रहे हैं कि देखिए, सोलो परफॉर्मेंस में तो कांग्रेस ठीक है, गिरती चली जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर कब तक स्थिति सुधर पाएगी? साथ में भी अगर आप समाजवादी पार्टी के जा रहे हैं, तो स्थिति कांग्रेस को अपनी सोलो भी तो संभालने की और सुरक्षित करने की जरूरत है। जिन मुद्दों को आप उठा रहे हैं, जिन मुद्दों को कांग्रेस उठाती है, वो उन मुद्दों को आगे लेके कंटिन्यू नहीं कर पा रही है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कांग्रेस का। अपनी हार को कांग्रेस स्वीकार नहीं कर पाती है, अपनी हार के कारणों को कांग्रेस स्वीकार नहीं कर पाती है। क्यों कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, ये एनालिसिस कांग्रेस का मुझे लगता है कि अगर कोई बहुत बड़ा लीडर करने की कोशिश भी करता है, तो वो चीजें भी खुल के सामने नहीं आ पाती है। मैं इन तमाम पॉइंट्स के साथ शैलेंद्र जी का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले अशोक तिवारी जी से मैं एक सवाल लेना चाहूंगी। अशोक तिवारी जी, सरकार, संगठन और संघ, SSS का फॉर्मूला लेकर बीजेपी आ रही है। अब आपको क्या लग रहा है कि जब ये तीनों ही एक साथ मैदान में आएंगे, क्योंकि अकेले अकेले भी ये लोग स्ट्रांग हैं, लेकिन अब जब ये तीनों एक साथ आ जाएंगे, तो फिर ये पीडीए वाला फॉर्मूला काम कर पाएगा? सर, मुकाबला आसान होगा?
देखिए मैम, आपने आखिर में मुझे समय दिया है और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, क्योंकि प्रमुख रूप से विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी के हाथों इनका जो है बेड़ा गर्क होना है भाजपा का। कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बुरा दिन चल रहा है इस समय। 17 सरकार है, 22 में भी आ गए थे लोग, और 14 से केंद्र सरकार। इतने लंबे अंतराल से सरकार होने की वजह से जनता को ये पूरी तरह समझ में आ गया है कि कथनी करनी में कितना बड़ा फर्क है, कथनी करनी में कितना बड़ा फर्क है इनके। ये अच्छी तरह समझ में आ गया, क्योंकि जो कहा वो कभी नहीं किया। जब हालत थी कि महंगाई की मार थी, महंगाई मार बढ़ी। हालत थी कि आरक्षण तक नहीं मिल पाया, घोटाला हुआ, नौकरियां गायब कर दी गई। हालात ये थे कि जो है कहीं से भी जो है जनता को राहत नहीं मिली और जनता हर जगह पर मारी गई, किसान मारे गए, किसानों को यूरिया खाद तक नहीं मिल पाई। आय दोगुनी करने की बात अलग है। बुआ जी से क्या बोलेगा? गुड्डू दीदी की शादी में नहीं आ पाएंगे, शादी दूर है और मेरे एग्जाम्स भी हैं। सब कुछ ले आए ना? हाँ, सब कुछ ले। रूपी रेडी। रूपी रेडी 1.5 लाख तक के लोन्स बिना डॉक्यूमेंटेशन के। आरएसएस का वो जवाब दे देगी जनता। क्या कहेगा आरएसएस? हिंदुत्व क्या कर रहा है आरएसएस? आरएसएस की बोलती बंद हो जाएगी जब शंकराचार्य जी की बात आएगी, जब बटुकों की बात आएगी, ब्राह्मणों की बात आएगी। ब्राह्मणों को किस तरह से आज हाशिए पर किया गया है, उनको किस सताया गया है, छोटे पर खींचा गया है, अपमान किया गया है ब्राह्मणों का सरासर। आज पाठक जी भी बोल रहे हैं और केशव मौर्य तो कह रहे हैं कि आए शंकराचार्य जी लखनऊ में, मैं सम्मान करूंगा उनका। आज शंकराचार्य जी खुली चेतावनी दे रहे हैं योगी को, खुले ललकार रहे हैं योगी को, आज मुख्यमंत्री को रहे हैं, आज गोवंश की हत्या पर ललकार रहे हैं, बीफ पर ललकार रहे हैं, और मौर्य जी उनका स्वागत कर रहे हैं। साफ साफ मुरादाबाद आप देख रही हैं सरकार में। इससे बुरा दिन और भाजपा का क्या होगा? जो बुरा दिन भाजपा देख रही है इस समय। आज यूजीसी को ले लीजिए, सुन लीजिए मैम, यूजीसी पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है, जनता प्रशंसा कर रही है। आज चाहे पिछड़े हो, चाहे दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे सवर्ण हो, सभी मान रहे हैं कि निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं। इस वाक्य को हर कोई सुधार कर रहा है। यही राजधर्म है। राजधर्म बोल और कोर्ट में लड़का दिया गया, आज न्याय नहीं मिला। आज जो है पिछड़ों को न्याय नहीं मिला, दलितों को न्याय नहीं मिला। आज अच्छा कानून नहीं बन पाया और वो लटक गया कोर्ट में। सब समझ रहे हैं कि ये चाल है भाजपा की। भाजपा पूरी फंस गई है। भाजपा न इधर की है न उधर की है। भाजपा को जनता उत्तर प्रदेश की फूटी आंख देखना नहीं चाहती है। पूरी हार हारेगी भाजपा 27 में। आज जमाना बेचारा मुश्किल हो जाएगा और कार्यकर्ता निराश क्यों ना हो। जो भाई कह रहे थे कार्यकर्ता निराश है, कार्यकर्ता ऐसा पद चाहते हैं, ये बात नहीं है। जब जनता ही साथ में नहीं है तो कार्यकर्ता क्या कर लेंगे? कार्यकर्ता चलिए ठीक है अशोक तिवारी जी, मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। एक सवाल यहाँ पर मेरे सहयोगी से, उसके बाद मैं सीधे शैलेंद्र जी का रुख करूंगी। केएन पांडे, चूंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जो ये बैठकें हैं, अब इन बैठकों को किस तरह से देखा जाए कि खास तौर पर जो नाराज कार्यकर्ता है उन्हें मनाने की कोशिश है, बूथ स्तर पर जो मजबूती है उस पर फोकस है बीजेपी का, इसलिए लगातार ये इतनी पूरी बैठकें की जा रही है। केएन पांडे, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। चलिए केएन पांडे, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मुझ तक, शायद कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, एक बार पीसीआर टीम देखे क्या प्रॉब्लम हो रही है। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, मैं आपसे समझूंगी, बीजेपी का लक्ष्य क्या सिर्फ चुनाव जीतना है या अपना वोट प्रतिशत भी बढ़ाना है, जो पिछले चुनावों में हमने देखा जो कहीं ना कहीं डाउन होता हुआ नजर आया है। अभी उज्जवल पाठक जी ने बहुत सारी चीजें बताई कि सोलो परफॉर्मेंस तो बीजेपी की भी अच्छी नहीं है, हम अपनी चीजों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, हम धीरे धीरे खुद को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो वहीं अशोक तिवारी जी भी कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत सारी जगहों पर इस वक्त बैकफुट पर है, चाहे वो शंकराचार्य का मुद्दा हो, चाहे वो यूजीसी का मुद्दा हो। क्या यही वो वजह है कि अब सरकार, संगठन और संघ एक साथ आकर
खुले तौर पर ये जो पूरी लड़ाई है इसमें अब अपनी भागीदारी निभाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये जो 2-3 पॉइंट है ये कहीं ना कहीं बीजेपी को बैकफुट पर ले जा रही है। डेमोक्रेसी में इन तीनों को खुल करके एक साथ नहीं आना चाहिए, क्योंकि सरकार किसी पार्टी का कोई ब्रांच नहीं होता। सरकार एक निष्पक्ष होती है जो पूरे समाज को, पूरे देश को या प्रदेश को संचालित करने के लिए होती है और सबके लिए होती है। एक बात। दूसरी, जो संघ है आरएसएस कभी भी खुल करके यह स्वीकार आज तक नहीं किया है कि हम बीजेपी के सर्वे सर्वा हैं या बीजेपी में जो भी कुछ होता है वो हमारे कहने पर होता है। वो हमेशा कहते हैं हमारी विचारों की आपसी समानता है, मैत्रिक है, बस इतनी सी बात करते हैं। तो उस वजह से उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी बनी होती है और वो हिडन तौर पर वो पूरा अपना वो जो क्रेडिबिलिटी है, जो ताकत है, जो लोगों के बीच में उनकी अपनी पहचान है, उसको ट्रांसफर करने का काम करते हैं बीजेपी। बीजेपी खुलेआम ये कहती है कि हम उनके विचारधारा पर चलते हैं संघ के, तो उससे संघ को लाभ मिलता है नैतिक रूप से कि एक बड़ा संगठन जो पॉलिटिकल है, जो सत्ता में आ सकता है, वो हमें श्रेय दे रहा है। लेकिन खुल कर अगर ये आ गए तो सब मिलकर एक पार्टी हो जाएंगे, तो इसको तो बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, वो निगेटिव में जाएगा। रही बात कि ये तीनों चीज को ट्रिपल एस को मिलाकर जो है ये रणनीति बनाई गई है, ये रणनीति ही हमेशा से बनाई जाती रही है, चाहे जितनी पार्टियां हों। जिसके पास अपनी कोई आइडियोलॉजी देने वाली कोई अलग संस्था है तो वो उससे लेता है, जिसके पास नहीं है तो किसी महापुरुष के लिखे हुए किताबों को पकड़ करके वो उनको अपना आइडियोलॉजिकल गुरु बना देता है। करते सब यही, सत्ता का दुरुपयोग भी हर कोई करता है, जिस हद तक कर सके, बस उसके ऊपर कहीं क्वेश्चन मार्क न लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र जी, चूंकि शंकराचार्य का जिक्र देखिए इस वक्त समाजवादी पार्टी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन अब मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहती हूं, चूंकि आपको भी याद है, आपको भी पता है कि जब इनकी सरकारें रही थी तब उस वक्त शंकराचार्य के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ था, किस तरह, या ये कहे कि किस तरह का दुर्व्यवहार हुआ था, सनातन को किस तरह से इन्होंने भी अपने लिए इस्तेमाल किया था, अभी भी किया जा रहा है, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, अभी भी सनातन का इस्तेमाल बहुत बखूबी तरीके से चुनाव के मैदान में किया जा रहा है। एक सवाल यहाँ पर केएन पांडे से मैं लूंगी। केएन पांडे, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, सवाल मेरा वही है केएन पांडे कि आप लगातार देख रहे होंगे कि जो ये बैठकें हैं, क्या लग रहा है ये बैठक बूथ स्तर को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है, नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश है, या फिर अभी जो पॉइंट्स लगातार बीजेपी के खिलाफ कहीं ना कहीं विपक्ष इस्तेमाल कर रहा है, जो मुद्दे बीजेपी के खिलाफ भुनाने की कोशिश की जा रही है, उन चीजों को भी अब बीजेपी सुधारने की कोशिश में आ गई है? यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नाराजगी जरूर रही है, तभी इतनी जो है इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ी है इन बैठकों की, और उन्हीं चीजों को जो है दुरुस्त करने के लिए इस बैठक का तरीके से लगातार आयोजन किया जा रहा है। और आगे भी हमें लगता है अभी कानपुर में और अभी आगरा मंडल की की बैठकें होने भी बाकी है, आज गाजियाबाद में थी। तो इन बैठकों का जो प्रयास है वो ये है कि जो चीजें गड़बड़ है उनको ट्रैक पे लाया जाए, और जो ट्रिपल एस का फार्मूला है उसको 4S में कन्वर्ट करना है, यानी सरकार, संगठन, संघ और उसके बाद उसको सक्सेस के रूप में लाने के लिए इन बैठकों का जो है आयोजन किया जा रहा है। और जो संघ के लोग हैं वो गांव-गांव तक फैले हुए हैं, जो संगठन के लोग हैं वो जिले स्तर से लेकर के ब्लॉक स्तर से ग्राम पंचायत स्तर से वो भी फैले हुए, भाजपा के कार्यकर्ता भी है। तो जो बूथ लेवल का इनका जो पन्ना प्रमुख है, बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता है, वो सारे लोग मिल करके जो सरकार की योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाने के लिए जो संगठन है वो जो इनका सांस्कृतिक और जो है एक तरीके से सामाजिक एक तरीके से देखा सांस्कृतिक जो एक तरीके से संगठन है वो लोगों से जोड़ने की कोशिश करेगा और जोड़ने की कोशिश करेगा, जो सरकार की योजना उसको वहां तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। और जो नाराजगी हुई है उसको एक तरीके से अपने तरीके से समझा बुझा करके उनको मनाने की कोशिश की जाए, ताकि जो एक तरीके से देखा जाए हैट्रिक लगाने की जो योजना है भाजपा की उत्तर प्रदेश में, वो हैट्रिक हो सकता है जो कि सरकार ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल केएन पांडे, चूंकि बीजेपी लगातार ये कोशिश में है कि जो चीजें इस वक्त उनके खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है उत्तर प्रदेश में, उन चीजों को किसी तरह से उनके पक्ष में लाया जाए या फिर उन चीजों का कोई ना कोई विकल्प ढूंढा जाए। अतुल गहलोत जी, लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार और संगठन के बीच में तो एक बहुत लंबी दूरी है, फिर कैसे सरकार, संगठन और संघ एक साथ मैदान में आ रहे हैं, किस तरह से ये पूरी चीजें की जा रही हैं? ये 2027 का एक मास्टर प्लान के तौर पर देखा जाए, क्योंकि अभी आपने अशोक तिवारी जी को भी सुना, आपने उज्जवल पाठक जी को भी सुना, वो कह रहे कि बहुत से मुद्दों को लेकर बीजेपी तो बैकफुट पर चली गई है।
वो चीजें उस तरह से अब नहीं हो पा रही है। इतनी बार रिपीटेशन के बाद भी ऐसा लग रहा है कि 2027 में वापसी नहीं है बीजेपी की। अपूर्वा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं देश की जनता को, भारतीय जनता पार्टी पुनः उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही है। हम हैट्रिक लगा रहे हैं। और अपूर्वा जी, रहा हमारी बैठकों का दौर, हम राष्ट्रवादी लोग हैं अपूर्वा जी, हम राष्ट्र के प्रति सोचने वाले लोग हैं। सर्वप्रथम हमारे लिए कोई है तो राष्ट्र है, सेकंड नंबर पर पार्टी है और फिर सेल्फ है। मतलब कांग्रेस नहीं सोचती है राष्ट्र के बारे में, पहले वो तो चीख चीख के कह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, ये लोग क्या जाने, जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे वो लोग क्या जाने सनातन क्या है, जिन्होंने नहीं, ये तो समाजवादी पार्टी की बात हो गई। कांग्रेस की बात कैसे करें? कांग्रेस तो कह रही कि हम बहुत मजबूती के साथ आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। हाँ, भगवान श्री राम का अस्तित्व नकार दे कांग्रेस वाले, वो क्या लोग जाने। अपूर्वा जी, ये लोग बौखलाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत संगठन है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में संगठन मजबूत है। अपूर्वा जी, हम तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। ये लोग भौखलाए हुए हैं क्योंकि इनके पाले पोषित जो माफिया थे, हमने उन माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया है अपूर्वा जी। और मैं बता देना चाहता हूं, लेकिन अभी उज्जवल जी तो कह रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पर अभी भी बहुत से जिले हैं जहां पर सजातीय माफिया इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। ये उज्जवल पाठक जी का कहना है कि आपने पुराने माफियाओं को तो खत्म कर दिया, लेकिन अभी कुछ सजातीय माफिया हैं। शामिल होने के लिए बैंकॉक गया, आपको वहां की सत्य घटना का अवगत करा देना चाहता हूं पूर्वा जी। वहां क्या हुआ आपको जानकर आश्चर्य होगा पूर्वा जी। वहां के भारतीय कम्युनिटी के अध्यक्ष का मेरे पास फोन आया। उन्होंने बताया कि कुछ मॉडर्न लोग हैं जो केरला से हैं, वहां की बच्चियों को 7 बच्चियों को बहला फुसलाकर नौकरी का झांसा देकर एक कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, वो कांग्रेस सपा के विचारधारा के लोग उनको लेके आए वहां और अपूर्वा जी उनका शोषण करने का काम किया। जब हमें पता लगा अपूर्वा जी, हमने तत्काल थाईलैंड पुलिस को उसकी सूचना दी, उनको पकड़वाया अपराधियों को। और रही तो रही अपूर्वा जी बात, हम बता देना चाहते हैं, हमने भारतीय एम्बेसी को कॉल किया और वहां से उन बच्चियों को वहां से निकलवा के और अपने पैसे से भारत भेजने का काम किया। हम इस प्रवृत्ति के आदमी भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम कहीं भी दुनिया भर में कहीं भी भारतीय लोग हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध रहती है। अपूर्वा जी, आपको बताना चाहता हूं, जो वहां का थाईलैंड का VHP है और भारतीय कम्युनिटी के अध्यक्ष हैं देव सिंह, उन्होंने हमको जब अवगत कराया तो अपूर्वा जी हमने तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई की। अपूर्वा जी, ये भारतीय जनता पार्टी का दम है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारी भारतीय जनता पार्टी दुनिया में कोई कहीं भी भारतीय हो, उन महिलाओं की और पुरुषों की सुरक्षा के लिए हर समय प्रतिबद्ध रहते हैं। और रही, अभी मैं सुन रहा था समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को, वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली नहीं है। अरे मैं पूछना चाहता हूं, जनता ने आपका साफ करने का मन बना लिया है, आप चिंता मत कीजिए। 2027 में आपका सुपड़ा साफ होने वाला है। आपने अभी उपचुनाव हुए 9 सीटों पर, आप कहते थे कि 9 में से 9 हम सीट जीत जाएंगे, भाजपा का सुपड़ा साफ कर देंगे। नहीं हुआ, हम 7 सीट जीते या 2 सीट जीते। और कांग्रेस की बात तो आप छोड़ दीजिए, जो पार्टी शून्य पे आ गई हो उसकी तो बात छोड़ दीजिए। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 7 सांसद आ गए। अरे आप धन्यवाद ज्ञापित करो समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का, जो आपके 7 सांसद आ गए। नहीं तो आपका शून्य हो जाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आपके विधानसभा के सदस्य कितने हैं? आपकी पार्टी ठीक है अतुल गहलोत जी, मैं आऊंगी आपके पास। चलिए, अब आपने तो इतनी सारी चीजें बता दी कांग्रेस को लेकर, इतनी सारी चीजें आपने समाजवादी पार्टी को लेकर भी बता दी है। उज्जवल पाठक जी कुछ कहना चाह रहे थे बड़ी देर से। जी उज्जवल पाठक जी, जवाब दीजिए अतुल जी के सवालों का, उनकी बातों का। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कह रहे थे कि हम भारतीय समुदाय के लोगों की विदेश में रक्षा करते हैं। अभी पिछले साल अमेरिका ने लगभग 50 से ज्यादा भारतीय लोगों को हथकड़ियों में जकड़ करके अपराधियों की तरीके, घुसपैठियों की तरीके। उज्जवल पाठक जी, मैं यहाँ पर आपको रोकूंगी। ये चीजें, ये आप मिसकम्युनिकेशन वाली बात हो गई है। ये उस देश का नियम है, ये उस देश का नियम है।
हमारे देश में भी अगर कोई घुसपैठिया होगा तो हम भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जो हमारा कानून कहता है, हम उसी आधार पे उसको यहां से डिपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये कहना कि भारत के लोगों का वहां पर सम्मान नहीं है और भारत के लोगों को इस तरह से वहां पर भेजा गया है, तो आप ये भी देखिए कि भारत के लोग वहां पर गए किस तरह से थे। डोंकी रूट से वो वहां पर गए थे, उसी वजह से जो उस देश का कानून है जो कहता है कि जो इलीगल तरीके से उनके देश में आता है उनको उसी तरह से वापस डिपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, ये मिसकम्युनिकेशन वाली चीजें हैं, ये चीजें प्लीज मत फैलाइए यहां पर। इसके अलावा हमने भारत में भी देखा है कि जो लोग इलीगल तरीके से भारत में घुसपैठ करते हैं, हमने उन्हें भी उसी तरह से डिपोर्ट किया है, हमने उन्हें भी इसी तरह से यहां से हटाया है। और इसके अलावा भी हमने बहुत सारी जगहों पर देखा है कि भारतीय लोगों को किस तरह से कितनी इज्जत के साथ जो वहां पर लीगल तरीके से रह रहे थे। हमने यूक्रेन रशिया युद्ध के दौरान भी देखा है कि कितने सारे वहां के जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं उन्हें बाकायदा इज्जत के साथ उन्हें वापस भेजा गया। अभी दुबई से ही आप देख लीजिए, एयर इंडिया के जरिए कितने सारे पैसेंजर से, कितने सारे जो वहां लोग फंसे हुए थे वो बाकायदा यहां पर वापस आए क्योंकि वो इलीगल तरीके से नहीं गए थे। तो प्लीज ये एक भ्रम मत फैलाइए कि उनको किस तरह से भेजा गया था। आप दूसरे पॉइंट पर आइए। नहीं, आप ये बताइए, आप भाजपा प्रवक्ता से कभी इस प्रकार क्रॉस क्वेश्चन पूछती हैं? मैंने बिल्कुल उनसे क्रॉस क्वेश्चन पूछा है, मैंने उनसे बिल्कुल क्रॉस क्वेश्चन पूछा है, मैंने उनसे क्रॉस क्वेश्चन पूछा है, लेकिन भ्रम फैलाने वाली बातों पर मैं आपको इस तरह से आगे इस चीज को कैरी ऑन नहीं करने दूंगी। उज्जवल पाठक जी प्लीज सीधी बात बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे उत्तर प्रदेश में निवेश के मामले में हो या विकास के मामले में हो, उत्तर प्रदेश को गर्त में डालने का काम किया। आज प्रदेश का कर्जा लगभग 2 गुना हो गया है, देश का कर्जा लगभग कई गुना हो गया है। यूपीए सरकार में 50 लाख करोड़ देश के ऊपर लोन था, आज 150 लाख 200 लाख करोड़ रुपए देश के ऊपर लोन है। ये भाजपा प्रवक्ता अस्तित्व की बात करते हैं। अरे आप लोग जहां एक तरफ वोट चोरों की फौज बैठी हुई है, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब नहीं दे पाए माननीय राहुल गांधी जी का। आप और आपका चुनाव आयोग और आपके प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज हैं। देश के स्वाभिमान को, पूरे देश को, किसानों के हित को अमेरिका के पास गिरवी रख रहे हैं और इसके बाद यहाँ डिबेट पर बैठकर आप हंस रहे हैं। आप ये बताइए, अंतरराष्ट्रीय लेवल की अभी बात हो रही थी, इतनी ट्रेड डील हुई, ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, यूएई के साथ हुआ, इसके साथ यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ। हम लोग अमेरिका के साथ ट्रेड डील का क्यों विरोध कर रहे हैं? आपने अमेरिका के हाथों देश को बेच दिया। आज ईरान युद्ध में, सुनिए मेरी बात, नरेंद्र मोदी ने पूरे देश की संप्रभुता को खतरे में डालने का काम किया है। ईरान हमारा पुराना साझेदार रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ उसने यूएन जनरल असेंबली में हमारे पक्ष में वोट दिया, कश्मीर मुद्दे में वो हमारे साथ रहा। आज माननीय राष्ट्राध्यक्ष की हत्या में नरेंद्र मोदी जी एक शब्द नहीं बोले, और वही बांग्लादेश जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार कर रहा है, और वहां के पूर्व प्रधानमंत्री की जब मौत होती है, फिर जब नया प्रधानमंत्री अभी चुनाव के बाद बनता है, तब यहाँ के लोकसभा अध्यक्ष वहां उनके शपथ ग्रहण समारोह में जाते हैं। इस प्रकार की आपकी कूटनीति है। आपका डिप्लोमेटिक करियर यहां बताता है कि ट्रंप लगभग 100 बार बता चुके हैं कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, और नरेंद्र मोदी एक भी वैश्विक फोरम में, किसी भी ग्लोबल मंच में नरेंद्र मोदी ने जाकर नहीं कहा है कि ट्रंप झूठ बोल रहे थे। आपको उज्जवल पाठक जी, आपको भारत की डिप्लोमेसी पता है सर? भारत की डिप्लोमेसी आपको पता है? और यहाँ चैनल में बैठकर हंस रहे हैं आप। नहीं, एक मिनट। उज्जवल पाठक जी, आपको भारत की डिप्लोमेसी पता है? आप कह रहे हैं कि यहाँ के प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। आप लोगों ने एआई समिट में जाकर क्या किया था? क्या नग्नता आप लोगों ने दिखाई थी, आपके यूथ कांग्रेस के लीडर, और उसको बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस ने उसका पक्ष लिया, उसको फेवर करते हुए नजर आए, उस पर सफाई पेश कर रहे हैं। वो क्या कोई भारत का समिट था? वो एआई समिट था। वो बीजेपी का समिट नहीं था, माफ कीजिएगा, वो बीजेपी का समिट नहीं था, वो भारत का था, वो एआई समिट था। वहां पर जाकर अगर आप इस तरह की नग्नता करते हैं और उसके बाद आप इस पर सफाई देते हैं, तो फिर यह कहने का आपको बिल्कुल अधिकार नहीं है कि यहां के प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। आप जिस देश में रह रहे हैं, आप वहीं के प्रधानमंत्री की इस तरह से बात कर रहे हैं। आपको आलोचना करनी है, आप बखूबी आलोचना करिए, लेकिन विदेशों में लेकिन फिर भी मैं आपको एक इनडायरेक्टली मैं आपको ये एक पॉइंट बता दे रही हूं कि जिन लोगों से राहुल गांधी जी ने मुलाकात की है, उन लोगों का नाम किन किन चीजों में इन्वॉल्व हो चुका है, ये बहुत अच्छी तरीके से मुझे लगता है बीजेपी प्रवक्ता को भी पता है और शैलेंद्र श्रीवास्तव जी को भी पता है। मैं वो चीजें यहां पर खुल के नहीं बोलना चाहूंगी क्योंकि वो मुद्दा नहीं है डिबेट का, लेकिन ये कहना कि पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं,
ये किस बेसिस पर आप कह रहे हैं? भारत की डिप्लोमेसी आपको पता है, भारत ईरान के साथ भी है, भारत इजराइल के साथ भी है, भारत यूएस के साथ भी है, लेकिन फिर भी भारत के ऊपर किसी ने आंख उठाकर नहीं देखी। यह है भारत की डिप्लोमेसी। और आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। हमें ये बताइए, अब मैं बोलना शुरू करूं कि कांग्रेस कहां कॉम्प्रोमाइज हुई है, कांग्रेस कितनी बार कॉम्प्रोमाइज हुई है। अगर आपने सुनने के लिए बुलाया तो कृपया सुनिए, सुनने के लिए नहीं, मैं ये मिस इन्फॉर्मेशन नहीं सुनूंगी सर, और ये मैं अपने डिबेट के थ्रू मैं ये मिस इन्फॉर्मेशन भारत की जनता तक नहीं जाने दूंगी, बिल्कुल नहीं जाने दूंगी, बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। नहीं, मैं अशोक तिवारी जी का रुख करूंगी। अशोक तिवारी जी, एक कभी आप अमेरिका की प्रवक्ता बन जाती है, कभी भाजपा की प्रवक्ता बन जाती है, पूरी बात नहीं सुनती हैं आप। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, आप मुझे किसी की भी प्रवक्ता कहिए, आप मुझे बीजेपी की प्रवक्ता कह दीजिए, अभी मैं सपा के पक्ष में बोल दूंगी, आप मुझे समाजवादी पार्टी की भी प्रवक्ता कह देंगे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता उज्जवल पाठक जी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप वैश्विक मंच पर अगर कांग्रेस बार बार ये चीज कहेगी, गलत मिस इन्फॉर्मेशन अगर कांग्रेस फैलाएगी कि बीजेपी या फिर बीजेपी छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री अगर कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, तो फिर ये चीजें मैं बिल्कुल कतई में बर्दाश्त नहीं करूंगी। एआई समिट में जाके आप लोगों ने क्या किया था सर? एआई समिट में जाके आप लोगों ने क्या किया था? एआई समिट में जाके आप लोगों ने क्या किया था सर? एआई समिट में जाके आप लोगों ने भारत का नाम रोशन कर दिया था, भारत का नाम रोशन कर दिया था? नहीं, आप लोगों ने भारत की नाक कटवाई है। तो ये कहने का हक आप लोगों को बिल्कुल नहीं है कि पीएम कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। भारत की पहले डिप्लोमेसी पढ़िए सर, भारत की पहले डिप्लोमेसी जानने की कोशिश करिए। भारत ईरान के भी साथ है, भारत इजराइल के भी साथ है, भारत यूएस के साथ भी है, तीनों के साथ डील्स होती है भारत की। लेकिन भारत को लोग मानते भी हैं सर, मानते हैं, भारत की बातों को सुनते हैं। जो पहले भारत का लेवल था वो अब नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि मैं अपने प्रोग्राम के थ्रू, मैं अपने चैनल के थ्रू ये मिस इन्फॉर्मेशन जनता तक नहीं जाने दूंगी। सॉरी टू से यू। अशोक तिवारी जी, वो अब नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने उसको धूमिल करने का काम किया है, इस कॉम्प्रोमाइज सरकार ने उसको धूमिल करने का काम किया। चलिए ठीक है अशोक तिवारी जी। जो बीजेपी सवाल सुन लीजिए अशोक तिवारी जी। सवाल है कि देखिए, यूपी में एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, इन तमाम चीजों पे निवेश की जो एक तस्वीर बीजेपी बना रही है, चीजों को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, समाजवादी पार्टी उसको नकार रही है, लेकिन जनता तक तो एक संदेश जा रहा है। देखिए पूजा जी, जो आप कह रही जनता तक संदेश जा रहा है, जनता की बात हम कहते हैं, हम क्यों नकारेंगे? जनता नकारेगी तो हम नकारेंगे, जनता जब सवाल उठाएगी तो हम सवाल उठाएंगे। हम तो जनता की बात रखते हैं ना, आप चैनल पर या कहीं भी रखते हैं। जनता इस समय, मैं स्पष्ट बता रहा हूं, आप जब चुनाव हो जाएंगे तो आप तभी आपकी समझ में आएगी हमारी बात। चुनाव संपन्न हो जाएगा इसका मैं बहुत ही डंके की चोट पे कह रहा हूं, जनता इस समय खुश नहीं है भाजपा से। भाजपा से जनता नाराज है। उत्तर प्रदेश में तो हालत बहुत खस्ता है ही योगी जी की। अस्पष्ट नीति, स्पष्ट नहीं है, हिंदू विरोधी नीति है इनकी। जिस हिंदू के नाम पे आए थे उसी हिंदू समुदाय का विरोध कर रहे हैं, ब्राह्मण का विरोध कर रहे हैं, गाय काट रहे हैं, गाय काट रहे हैं, ब्राह्मण का विरोध कर रहे हैं, शंकराचार्य का विरोध कर रहे हैं। 4 शंकराचार्य होते हैं, द्वारकापुरी के शंकराचार्य, आज जो है जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य, श्रृंगेरी के शंकराचार्य, 4 शंकराचार्य जब एक मत है, 3 शंकराचार्य ने मिलकर के उनका अभिषेक कराया। एक शंकराचार्य चुप है, वो कह रहे हैं हमसे पूछा नहीं गया, हमने कहा नहीं, कोर्ट में कह रहे हैं। इतना स्पष्ट है। मोदी जी भी जो है पांव छूते हैं शंकराचार्य जी के, अनुसंधान जी के जो है शादी में, समारोह में। तो सवाल इस बात का स्पष्ट है, सारी बात केंद्र की दिशा, केंद्र कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन केंद्र की का नीति भी स्पष्ट है। आज केशव मौर्य कुछ और बोल रहे हैं, विजय पाठक कुछ और बोल रहे हैं। जनता नासमझ थोड़ी है, जनता बेवकूफ थोड़ी है। जनता समझ रही है कि ब्राह्मणों का चोटी खींच के मारा जाता है जब, तब खुश होते हैं। आज योगी जी कहीं पर किसी नेता को, कोई ब्राह्मण नेता को नाचने गाने की बात करने लगते हैं, तमाम ऐसी बातें करते हैं योगी जी। ब्राह्मण विरोधी चेहरा उनका साबित हो गया है, स्पष्ट हो गया है। ब्राह्मण नाराज है, आज दलित नाराज है नौकरी नहीं न मिलने से, आज परीक्षाएं लीक होने से, आज पिछड़े नाराज है भर्ती घोटाला होने से। सारे के सारे लोग, किसान आज बहुत बुरी तरह से नाराज है। आज किसान, क्योंकि उनका ना आय दोगुनी हुई है और खाद मिलती नहीं है जब समय आता है खाद डालने का खेत में। ये बुनियादी सवाल मैं कर रहा हूँ। इस बुनियादी सवाल पर ना आप कुछ कह पाएंगी, ना कोई कुछ कह पाएगा। जनता की आवाज में बनकर बोल रहा हूँ, जनता की आवाज आप ध्यान में रख रहा हूँ।
और जहां तक राष्ट्रीय इमेज की बात है, आप कुछ भी कहें, मोदी जी की इमेज पहले जैसी नहीं रही। ये डील के बाद रूस से तेल खरीदना हमारे लिए फायदेमंद था, अमेरिका से तेल खरीदना हमारे लिए नुकसानदेह है। दुनिया जानती है, एक गांव का किसान जानता है इस चीज को, कौन नहीं जानता है। आजकल मीडिया का युग है, आजकल कम्युनिकेशन का युग है, सभी जानते हैं, पूरा विश्व की बातें जानते हैं लोग कि कहाँ हमारा फायदा कहाँ नुकसान। आज हम दबे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, आज हम अपनी नीतियां स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, विदेश नीति में भी हम स्पष्ट रूप से बोल नहीं पा रहे हैं, हमारी खिड़की बंधी हुई है, जनता देख नहीं रही। जनता आज नुक्कड़ पर चाय की दुकानों पर बातें हो रही हैं, खाली चैनलों के डिबेट नहीं सुनते हैं लोग, आज अपना स्वयं विवेक चलिए ठीक है अशोक तिवारी जी, क्योंकि देखिए वक्त की भी कमी है तो मैं क्लोजिंग कमेंट भी यहाँ पर सबसे पहले लेना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरे सहयोगी केएन पांडे से। केएन पांडे, देखिए लगातार ये चीजें हम देख रहे हैं कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ लड़ रही है, बीजेपी की अलग एक स्ट्रैटेजी बनती हुई नजर आ रही है। जनता के बीच में किस तरह का रुझान है, क्योंकि जनता तो ये भी कह रही है कि अगर आज ही वोट हो जाए तो हम आज ही बीजेपी को जितवा दे। इस तरह के भी जो एक नैरेटिव है वो जनता के बीच में हमने देखे हैं लगातार। जी पूर्वा जी, देखिए सबसे बड़ा जो फैक्टर है लॉ एंड ऑर्डर का है। यूपी का जो लॉ एंड ऑर्डर है पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी बेहतर हुआ है। महिलाएं आज रात के 12 बजे तक जो है वो घूम सकती, स्वच्छंद घूम सकती हैं, फ्री होकर के घूम सकती हैं, उनके खिलाफ कोई आपराधिक गतिविधि नहीं हो सकती। हालांकि पूरा तरीके से ये नहीं कह सकते कि राम राज आ गया, सब कुछ बेहतर हो गया, अब एक तरीके से सब अब ऐसी कोई घटनाएं नहीं घट रही हैं, तो कहीं न कहीं संभावनाएं तो हमेशा बरकरार रहती हैं और चीजें हो भी रही हैं। लेकिन जो पहले की स्थिति से उससे लाख गुना बेहतर स्थिति हुई है लोगों का। जी, तो लॉ एंड ऑर्डर का फैक्टर जो है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। लोग जो यहाँ पे तमाम इन्वेस्टमेंट समिट्स हुई हैं उसमें भी इन्वेस्टर आए हैं, तमाम यहाँ पे जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का एक तरीके से परसेप्शन बनाया जा रहा है, उसकी तरफ योगी सरकार बढ़ रही है। आगे आने वाले दिनों में वो अपने टारगेट को अचीव करेगी। जब वो टारगेट अचीव होगा तो कुल मिला करके माना जाए कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार अपने एक तरीके से हैट्रिक को लगा करके पूरा कर पाएगी, जो वही तभी वो टारगेट एक तरीके से जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का योगी का सपना है वो पूरा हो पाएगा। तो कुल मिला करके सरकार काम कर रही, लोग उसको ठीक है। बिल्कुल केएन पांडे जी, मैं आऊंगी आपके पास चूंकि क्लोजिंग कमेंट का वक्त है। अब मैं सबसे पहले अतुल गहलोत जी का क्लोजिंग कमेंट इस पूरे विषय पर जानना चाहूंगी। अतुल गहलोत जी, ये जो SSS का फॉर्मूला है, ये जो तालमेल है, ये 2027 में बीजेपी के लिए हैट्रिक साबित होगा, या जिस तरह से समाजवादी पार्टी एक सामाजिक समीकरण की रणनीति लेकर चल रही है उस पर यह भारी पड़ पाएगा, या वो चीजें ये SSS के फॉर्मूले पर भारी पड़ेगी? अपूर्वा जी, मैंने पहले ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव के लिए हर समय तैयार रहने वाली पार्टी के लोग हैं। और मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल हो, पन्ना प्रमुख हो, सभी बहुत अच्छी मेहनत के साथ तैयार हैं चुनाव के लिए। और हम 2027 में पुनः प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बन रही है। और रही समाजवादी पार्टी की बात, तो समाजवादी पार्टी का पूर्वा जी मैं बता देना चाहूँ, सुपड़ा साफ है, आप लिख के ले लीजिए सुपड़ा साफ। और कांग्रेस की तो आप सुनने छोड़ दीजिए, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है अतुल जी। शैलेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, यूपी की जनता जातीय गणित पर इस बार पूरी तरह से विश्वास कर रही है, या फिर विकास राष्ट्रवाद की जो ये राजनीति है आप इसके इर्द गिर्द ये चुनाव देख रहे हैं? देखिए, सभी लोग अपने अपने समर्थक वोट बैंक को अपने साथ जोड़े रखने की लगातार कोशिश करते हैं और करते रहेंगे, ये मूल में रहेगा। और जहां तक रही बात सरकार की, तो सरकार की योजना और बजट बड़े स्तर पे और बड़ा ही प्रोग्रेसिव चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये बजट का आधा भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं। शायद कोई ऐसा विभाग होगा जहाँ 40% या 45% ये खर्च कर पा रहे हैं। तो ये योजना बनाकर केवल खुश होने से कोई लाभ नहीं जब तक जमीन पर उतरे। बिल्कुल वही चीज है कि बहुत सारी चीजें यहाँ पर अगर बीजेपी योजना बना भी रही है तो उन योजनाओं को धरातल पर उतारना इस वक्त बीजेपी के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी जरूरत है। उज्जवल पाठक जी, क्लोजिंग कमेंट के साथ, यूपी को लेकर क्या लग रहा है इस वक्त जो ये तमाम SSS का फॉर्मूला है, ये आप लोगों के फॉर्मूले पर भारी पड़ेगा या आप भी कोई अलग स्ट्रैटेजी लेकर आने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए
भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आज प्रदेश का, देश का हर वर्ग नाराज है। जिस प्रकार आज निजीकरण के माध्यम से दलित पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है, यूजीसी जैसे काले कानून लाकर के ब्राह्मणों सवर्णों के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और समाज को विभाजित करने का प्रयास किया जा रहा है। चाहे भाजपा में संगठन हो, संघ की तो मैं बात नहीं करना चाहता, क्योंकि संघ जैसा संगठन देश को क्षति ही पहुंचाता है, तो संघ की बात नहीं करना चाहता। चाहे भाजपा हो, ठीक है, यानी कांग्रेस भी एक स्ट्रेटेजी आने वाले वक्त में लेकर आएगी। जनता को भी थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। चलते चलते अशोक तिवारी जी, क्लोजिंग कमेंट आपका। इस बार की जो चुनावी रणनीति है, वो रणनीति की ताकत से आप जीतेंगे या फिर सामाजिक समीकरण? देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है, जनता उससे दूर जा चुकी है। अभी भाई शैलेंद्र जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि बजट लाते हैं 9 लाख करोड़ से ऊपर का, और जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं विकास की, और बजट का आधा भाग भी खर्च नहीं हो पाता है। अच्छी बात कही उन्होंने। बिना बजट खर्च किए अक्षम प्रशासन होगा, जिसका सक्षम नहीं होगा, वो खर्च ही नहीं कर पाएगा, तो क्या खाद विकास होगा? विकास नहीं होगा। तमाम वायदे किए इन्होंने। बुंदेलखंड में मिसाइलों की बात करी थी, कोई मिसाइल नहीं बन पाई। सवाल इस बात का है कि जनता भी दूर कर नहीं रही है। पूर्वा जी, आप एक अच्छे एंकर हैं, बुद्धिमान हैं, आप भी जानती हैं, नब्ज जानती हैं जनता की। आप बोले कुछ भी, अंदर जानती हैं कि मैं सही बातें बोल रहा हूँ। मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि इस समय बहुत ही संघर्ष की स्थिति आ गई है भाजपा के लिए। चलिए ठीक है अशोक तिवारी जी, चूंकि देखिए वक्त इतनी ही इजाजत दे रहा है, इसीलिए मैं बीच में आपको रोक रही हूँ, माफी के साथ। बहुत शुक्रिया अशोक तिवारी जी आपका, अतुल गहलोत जी आपका भी, उज्जवल पाठक जी, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी और मेरे सहयोगी KN पांडे, आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव की बिसात बिछ चुकी है और बीजेपी अपने सरकार, संगठन और संघ यानी SSS के फॉर्मूले के साथ मैदान में उतर चुकी है। विपक्ष कह रहा है कि हम अपने सामाजिक समीकरण के साथ मैदान में हैं, हम अपने PDF फॉर्मूले के साथ है। अब कौन सा फॉर्मूला किस पर भारी पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, ये तो जनता तय करेगी। तो फिलहाल आज की इस बहस में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।